हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है 1990 में और जगह है अमेरिका। यहाँ हम मिलते हैं क्रिस्टिफन से, जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका है। इस खास मौके पर उसके माता पिता भी वहाँ होते हैं। उसकी इस सफलता पर उसके पापा उसे एक नई कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन वह लेने से मना कर देता है। इसका कारण यह है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जब वे दोनों भाई बहन पैदा हुए थे तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। इस बात से क्रिस्टिफन को बहुत गिल्ट महसूस होता था। रात में वह इस बारे में बहुत सोचता है और खुद से पूछता है कि क्या अब समय आ चुका है कि वह वो काम करे जो उसे बचपन से करने का सपना देखा था। उसके अंदर से आवाज़ आती है, हाँ अब समय आ गया है। इसके बाद क्रिस्टिफन अपने सभी आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट जला देता है। वह अपनी सारी सेविंग्स एक एनजीओ को दान कर देता है। अगले दिन सूरज उगने से पहले वह अपनी गाड़ी में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ता है। यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। क्रिस्टिफन एक खुले इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर में अंधेरा हो जाता है तो वह वहीं रुककर आराम करने लगता है। जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि वह एक ऐसी जगह पर है जहाँ गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी कार जमीन में धंस जाती है और उसे मजबूरन कार छोड़नी पड़ती है। वह अपने साथ लाए हुए सारे पैसों को भी जला देता है, क्योंकि अब वह बिना किसी पैसे की मदद से पूरी तरह से आज़ाद होकर जीना चाहता है। इसके बाद वह पैदल ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। चलते चलते वह एक जगह रुकता है। वहाँ क्रिस्टिफन फ्रेश होता है। अब वह सीधा जंगल की ओर बढ़ जाता है। वहाँ उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसे केवल प्रकृति मिलती है। कोई गाड़ियों का शोर नहीं था और ना ही कोई इंसान। चारों तरफ केवल शांति थी। कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद वह अपने अंदर के इंसान को पहचानने की कोशिश करता है। इसके बाद वह अपने सफ़र को जारी रखते हुए सड़क पर वापस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात जीन और एलेक्स नाम के एक कपल से होती है, जो उसके आगे के रास्ते को आसान बनाने के लिए उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। वह उनके साथ गाड़ी में निकल पड़ता है। कुछ दिन तक वह उनके साथ रहता है और उन्हें भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। क्रिस्टिफन जिन और एलेक्स के बीच के मतभेदों को दूर करने में मदद करता है और कुछ ही दिनों में वह दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब क्रिस्टिफन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ता है तो जिन बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस्टिफन कुछ और दिनों तक उसके साथ रुक सकता था। वह उससे अपने भाई की याद दिलाता था, जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्रिस्टिफन को अब अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना था। उसका सपना क्या है, यह आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। यहीं से कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब कहानी में क्रिस्टिफन अपनी फैमिली से दूर रहकर नेचर के पास रहने का फैसला करता है। चलते चलते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम वे है और वह एक हार्वेस्टिंग कंपनी चलाता है। क्रिस्टिफन को उसका काम बहुत पसंद आता है, इसलिए वह वहाँ रुकने का फैसला करता है। हालांकि यह काम उसे पसंद नहीं था, लेकिन क्रिस्टिफन इसे करता है क्योंकि उसका मानना था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे हम खुद छोटा बना देते हैं। इस बीच वह अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि उसका सपना है कि अलास्का में जाकर रहना, वहीं खाना पीना और वहीं सोना। इस सपने को पूरा करने के लिए वह महीनों से चल रहा है, लेकिन उसे एक बंदूक की ज़रूरत है ताकि वह जंगल में सुरक्षित रह सके। शुरुआत में वे को लगता है कि क्रिस्टिफन का सपना पागलपन है, लेकिन उसके जुनून को देखकर वह उसे बंदूक देने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद वे अपना वादा पूरा करता है और क्रिस्टिफन को अपनी गन दे देता है। एक दिन पुलिस वे को गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि उसने कुछ नियम तोड़े थे। वे क्रिस्टिफन से कहता है कि वह अपने सपने को जरूर पूरा करे। वे की गिरफ्तारी के बाद क्रिस्टिफन को थोड़ी उदासी महसूस होती है, लेकिन वह अपनी यात्रा जारी रखता है। पहली बार उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। हर किसी को किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है, चाहे वह परिवार हो या जीवन साथी। दूसरी ओर उसकी फैमिली भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। क्रिस्टिफन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी पुरानी यादों को, जो उसे परिवार की याद दिलाती थी, उसे एक पुल के नीचे दफना देता है। अब अलास्का पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक नदी कोलोराडो को पार करना होगा, जो काफ़ी खतरनाक होती है।
क्रिस्टिफन पुलिस से परमिशन लेने जाता है कि वह वहां राफ्टिंग कर सके, लेकिन पुलिस कहती है कि नदी में इस समय बहाव बहुत तेज है और उसके पास इसका कोई अनुभव नहीं है। जब क्रिस्टिफन पूछता है कि कितने दिनों में वह राफ्टिंग कर सकता है, तो पुलिस वाला उसे झूठ बोलता है और कहता है कि करीब 12 साल बाद। क्रिस्टिफन को यह नदी पार करनी ही थी, इसलिए वह बिना परमिशन के इसे पार करने की योजना बनाता है। यह सोचा गया काम इतना आसान नहीं था, लहरें बहुत तेज थी, लेकिन क्रिस्टिफन जैसे तैसे नदी को पार कर लेता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक और कपल से होती है, जो उसकी आगे की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्रिस्टिफन की मुलाकात एक बिंदास कपल से होती है, जो मस्ती कर रहे होते हैं। वह कपल उसे बताता है कि अगर वह चलकर जाएगा तो उसे अलास्का पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर वह नदी के रास्ते जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है, जो उसे ढूंढ रही थी। क्रिस्टिफन छिपकर वहां से निकल जाता है और सीधे रोड पर आ जाता है। वह एक जगह रुककर अपने घर वालों को कॉल करने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ जाती है, जो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा होता है और उसे एक और मौका देने के लिए कह रहा होता है। यह देखकर क्रिस्टिफन का मन बदल जाता है और वह वहां से निकल जाता है। अब उसे फिर से नदी के सहारे आगे बढ़ना है, लेकिन इस बार मुसीबत बढ़ जाती है। बॉर्डर पार करते समय उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी बंदूक भी छीन ली जाती है। उसे एक दिन के लिए जेल में भी रखा जाता है। पुलिस ऑफिसर का कहना होता है कि वह बिना पहचान पत्र के बॉर्डर पार नहीं कर सकता। क्रिस्टिफन को लगता है कि अगर वह पैदल जाएगा तो फिर से पकड़ा जाएगा, इसलिए वह इस बार ट्रेन का सहारा लेता है। ट्रेन उसे सुबह तक मेक्सिको शहर छोड़ देती है। अब वह जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक ओजो नाम का आदमी मिलता है, जो लोगों की मदद करता है। वह क्रिस्टिफन की मदद करता है और उसे रहने के लिए एक बेड और खाना देता है। लेकिन क्रिस्टिफन देखता है कि शहर के लोग सिर्फ पैसों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए और कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए। यह देखकर उसे वहां घुटन होने लगती है और वह उसी रात वहां से निकल जाता है और फिर से ट्रेन में बैठ जाता है। यहाँ से कहानी का तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। ट्रेन में बिना टिकट बैठने पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह मारकर ट्रैक पर छोड़ देती है। अब क्रिस्टिफन ट्रेन में बैठने का सपना छोड़ देता है और पैदल ही अपने पुराने तरीके से यात्रा जारी रखता है। कुछ समय बाद वह कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जहां उसकी फिर से मुलाकात जिन और एलेक्स से होती है। जिन और एलेक्स के साथ इस बार एक लड़की भी होती है, जिसका नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी धीरे धीरे क्रिस्टिफन को पसंद करने लगती है। वे दोनों कई जगह घूमते हैं और ट्रेसी क्रिस्टिफन के करीब आने की कोशिश करती है। वह क्रिस्टिफन के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन एलेक्स उससे उसकी उम्र पूछता है। ट्रेसी कहती है कि वह 18 साल की है, लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी असल उम्र सिर्फ 16 साल थी। क्रिस्टिफन को अब फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था, इसलिए वह सभी को छोड़कर आगे निकल जाता है। ट्रेसी उसे जाता देख बहुत उदास होती है, क्योंकि वह उससे सच में प्यार करने लगी थी। लेकिन क्रिस्टिफन को 15 महीने से अपनी यात्रा पर निकले हुए हो चुके थे और उसे अभी भी अपने सपने को पूरा करना था। आगे चलते हुए क्रिस्टिफन की मुलाकात एक रिटायर्ड ऑफिसर रॉन से होती है। दोनों एक ही तरह के बिंदास इंसान होते हैं, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रॉन क्रिस्टिफन को अपने साथ कुछ फेमस जगहों पर ले जाता है और वे दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। एक दिन रॉन क्रिस्टिफन से पूछता है कि वह आगे क्या करेगा। क्रिस्टिफन कहता है कि उसे कैरियर में दिलचस्पी नहीं है और उसे लगता है कि कैरियर 20वीं सदी का एक इन्वेंशन है। रॉन को क्रिस्टिफन का आत्मविश्वास और नज़रिया बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उसे अपने घर ले जाता है। वह क्रिस्टिफन को अपने जीवन की कहानियाँ सुनाता है, अपनी पत्नी और बेटे की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि वह अकेला है और एक छोटी सी लेदर शॉप चलाता है। क्रिस्टिफन को रॉन का काम पसंद आता है, इसलिए वह भी लेदर बेल्ट्स बनाना सीखता है। एक दिन वह एक बेल्ट बनाता है जिसमें वह अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखता है कि उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे अपनी यात्रा तय की। लेकिन कुछ महीने बाद उसे अलास्का के लिए निकलना था, क्योंकि मौसम खराब होने वाला था। रॉन को क्रिस्टिफन का साथ बहुत पसंद आ चुका था, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका वंश खत्म हो जाएगा
और वह चाहता है कि क्रिस्टीफन उसके वंश को आगे बढ़ाए। रॉन उसे एक तरह से गोद लेना चाहता था, लेकिन क्रिस्टीफन कहता है कि वह अभी इस बारे में फैसला नहीं कर सकता। वह कहता है कि जब वह अलास्का से वापस आएगा तब इस बारे में बात करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इज्जत और प्यार में किसी के साथ रहना आना चाहिए, जिसमें आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, जैसे क्रिस्टीफन ने रॉन का दिल जीत लिया था। क्रिस्टीफन जिससे भी मिलता था सब चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, लेकिन क्रिस्टीफन अब आगे का रास्ता तय करना चाहता था। अब रॉन क्रिस्टीफन को आगे के रास्ते के लिए ड्रॉप करने के लिए जाता है और उसे एक जगह पर ड्रॉप कर देता है, पर वह देखता है कि स्टीफन के जूते खराब हो चुके हैं, तो वह अपने जूते निकालकर स्टीफन को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसे लेकर स्टीफन वहां से निकल जाता है। पर आगे का रास्ता भी इतना आसान नहीं था। वह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है और वह अपने साथ कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर नहीं आया था और उसके पास केवल बुक्स थी। वह एक पेड़ पर अपनी टोपी निशानी के तौर पर लगा देता है, क्योंकि उसके रास्ते में एक नदी थी जिसे उसे पार करना था। जब वो वापस आएगा तो उसे रास्ता याद रहेगा। क्रिस्टीफन अब नदी को पार करता है और बड़े ही मजे से इस पल को जीने लगता है, जिसमें वो किताबें पढ़ता है और शिकार करता है, उसे पकाता है और खाता है। ऐसा करते करते ही काफी दिन निकल रहे थे और उसे पता भी नहीं चल रहा था। पर यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका खाना अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता और खाने की तलाश जारी रखता है। एक दिन उसे एक बस दिखती है। उसे लगता है कि शायद यह किसी और की होगी, जिसकी भी होगी वह आसपास होगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ कोई नहीं आता, जिस वजह से वो उस बस पर कब्जा कर लेता है और बस में रहने लग जाता है। अब इस जानलेवा ठंड में उसे रहने का ठिकाना मिल चुका था और वह उस बस को मैजिक बस का नाम देता है। वह अपना सारा सामान उस बस में रख देता है। अब ऐसे ही उसके दिन निकलने लगते हैं। वह सोने से पहले बुक्स को पढ़ता और उसमें अपने दिन में किया हुआ जो भी काम था उसको अपनी किताब में लिखता, और वह यह भी लिखता है कि उसे कितने दिनों बाद घर जाना है। ऐसा ही रोज करते करते समय बीतने लगा। अब क्रिस्टीफन का वजन भी कम होने लगा था और उसे हर महीने अपनी बेल्ट में एक नया होल बनाना पड़ता था। एक दिन वह काफी मुश्किल से एक हिरन का शिकार कर लेता है, जो कि काफी बड़ी थी। वह बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि इसका मीट खाकर वह काफी दिनों तक यहाँ सरवाइव कर सकता है और वह उसे स्टोर करके भी रख देगा। लेकिन स्टोर करने के लिए उसके पास किसी भी चीज का जुगाड़ नहीं था। अब उसका यह प्लान भी फेल हो जाता है और डियर का मीट भी अब डिकम्पोज होने लगा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उसे फिर से एक दिन भूखा ही रहना पड़ता है। अब वह फाइनली डिसाइड करता है कि उसे जो करना था उसने कर लिया। अगर उसने यहाँ और समय बिताया तो उसकी मृत्यु खाना न मिलने की वजह से हो जाएगी। अब क्रिस्टीफन अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। जिस रास्ते से वो आया था वह उस नदी के पास आ जाता है, लेकिन अब मौसम बदल चुका था और नदी भी अब उफान पर थी। उसका इस नदी को पार कर पाना नामुमकिन के बराबर था। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो सारा सामान बह जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसे दूर टंगी अपनी टोपी भी दिखाई देती है। वो पानी में जाता है। उसका आधा सामान बह जाता है। अब वो भी बहने वाला होता है, तभी वह एक पेड़ को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब क्रिस्टीफन को मजबूरी में अपनी मैजिक बस में वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा सामान बह चुका था, जिसे किसी बात का डर नहीं था, किसी बात की टेंशन नहीं थी। अब क्रिस्टीफन भी पूरी तरह से बदल चुका था। भूख और हालात किसी भी इंसान को बदल कर रख देते हैं। क्रिस्टीफन के पास अब सब खाने का सामान खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि वह अपना शिकार भी नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। वह चूजों को तोड़ने फोड़ने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने भी लगा। रोज बस खाने की तलाश में रहता, पर आखिरकार उसे जंगल में कुछ फल और पौधे खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन जंगल में काफी सारे पौधे जहरीले भी थे, इसलिए वो अपने साथ किताब लाया था, जिसमें वह हर रोज कौन सा पौधा जहरीला है या नहीं है उसे किताब में पढ़ता और खा लेता। अब धीरे धीरे क्रिस्टीफन की आई साइट भी कमजोर होने लगी, जिस वजह से वो अपनी किताब में देखकर पढ़ भी नहीं पा रहा था और किसी एक जहरीले पौधे को और पौधा समझकर खा लेता है। और खाते ही उसे अजीब सा रिएक्शन होता है।
उसे खाने के बाद क्रिस्टीफन को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे अब समझ आ चुका था उसने पूरे सफर में पहली बार गलती की है। कुछ दिनों बाद जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उठ सके। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका सपना ही उसकी मौत का कारण बनने वाला है। वह अपने आखिरी समय में उसी बुक में एक लाइन लिखता है कि खुशी तभी मिलती है जब आप किसी इंसान के साथ उस खुशी को बांटें। अब क्रिस्टीफन को समझ आ चुका था कि इंसान फैमिली के बिना जी तो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों तक आखिर में उनकी जरूरत पड़ ही जाती है। पर आज वो मुझसे कई मील दूर हैं। इस सफर में निकले हुए उसे कई महीने हो चुके हैं। एक दिन क्रिस्टीफन को एहसास होता है कि यह दिन आज उसके लिए आखिरी दिन है। वो खुद को पानी से साफ करता है और एक जगह जाकर लेट जाता है और अपने पलों को याद करने लगता है जो उसने अपनी मॉम डैड अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और अगले ही पल वह दम तोड़ देता है। जाने से पहले उसने इस दुनिया के लिए एक नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि मैंने अपने सपनों को जिया है, जिसके लिए मैं गॉड से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कहानी के आखिर में हमें क्रिस्टीफन की असली फोटो दिखाई जाती है, क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और बताया जाता है कि मरने के 2 हफ्तों बाद एक हंटर को उसकी लाश देखने को मिली, जिसके बाद उसकी बहन को इस बारे में बताया गया। उसके पिता जो कुछ बिना सोचे समझे रोड पर निकल जाते हैं। अपने बेटे को याद करके वह रोने लगते हैं। उनका सारा दुख दर्द अपनी सारी पीड़ा बाहर आ जाती है। इस सीन को देखकर समझ आता है कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी के साथ हमारी यह सच्ची कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।